जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब के सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल में इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की हमारी जो यूनिट चल रही है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। और इसमें हमने पिछली वाली क्लास में जो वेबर मोदिया का सिद्धांत था उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल हैं जो कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यातायात लागत विचारधारा। तो जो यातायात लागत विचारधारा ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक विद्वान थे जिनका नाम था हुबर। ठीक है, हुबर महोदय के द्वारा यातायात लागत विचारधारा दी गई थी, जिसको हम बोलते हैं द ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट स्कूल। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट स्कूल इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी बाई हुबर। ठीक है, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो यातायात लागत की जो विचारधारा है, किसकी यातायात लागत की जो विचारधारा है वो किसके द्वारा दी गई थी? हुबर महोदय के द्वारा दी गई थी। अब ये सिद्धांत किससे संबंधित है? औद्योगिक स्थिति से संबंधित सिद्धांत है। ये उद्योग की अवस्थिति के बारे में बताता है कि हमें इंडस्ट्री को कहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहिए, हमें अपनी फैक्ट्री को कहाँ पर स्थापित करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। सबसे पहले हम हुबर महोदय का जो पूरा नाम है वो यदि हम पढ़े तो ईदगार एम हुबर, ये इनका पूरा नाम है, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, तो ईदगार एम हुबर जो कि अमेरिका के थे। हुबर महोदय ने 1948 में 1948 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हुबर महोदय के द्वारा 1948 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसमें इन्होंने औद्योगिक अवस्थिति की विचारधारा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो हुबर महोदय के द्वारा जो कि अमेरिका के थे 1948 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें इन्होंने औद्योगिक अवस्थिति की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। हुबर के सिद्धांत को परिवहन लागत सिद्धांत भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हुबर महोदय का सिद्धांत है इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या परिवहन लागत सिद्धांत भी कहते हैं। हुबर के विचारों पर वेबर का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जो हुबर महोदय के जो विचार थे उनके ऊपर वेबर महोदय का जो प्रभाव था वो पूर्ण बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हुबर महोदय का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कौन से सिद्धांत के द्वारा प्रभावित था? तो वो था वेबर महोदय का सिद्धांत। हुबर के अनुसार उद्योग की स्थिति निर्धारण में परिवहन लागत ही निर्णायक कारक होता है। ठीक है भाई लोगों, हुबर महोदय ने बताया कि यदि हम किसी इंडस्ट्री को कहीं पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कहीं पर स्थापित कर रहे हैं ना, तो उसमें जो सबसे मेन फैक्टर होता है ना वो होता है परिवहन लागत का। ठीक है, तो हुबर महोदय ने बताया कि उद्योग की स्थिति का निर्धारण में कि हमें अपनी इंडस्ट्री को कहां पर लगाना चाहिए, हमें अपनी फैक्ट्री को या उद्योग को कहां पर स्थापित करना चाहिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो कारक है वो है परिवहन लागत। ठीक है, हुबर महोदय ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि भाई परिवहन लागत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है जो आपके उद्योग की स्थिति को निर्धारित करता है। वेबर की तरह हुबर भी उत्पादन खर्च की भिन्नता न होने पर उद्योग की स्थापना न्यूनतम लागत खर्च स्तर पर ही होना मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल वेबर की तरह हुबर महोदय ने भी बताया कि यदि उत्पादन खर्च में भिन्नता ना हो, ठीक है, यदि उत्पादन खर्च में अंतर ना हो तो उद्योग की स्थापना उस स्थान पर होगी जहां पर यातायात का खर्चा कम आएगा, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा। ठीक है, अब हम हुबर महोदय के सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उनको पढ़ते हैं, साथ ही साथ इनकी जो आलोचनाएं हैं उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे, तो आपका दोनों तरीके से टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहीं पर ही। अब हम हुबर महोदय की जो मान्यताएं हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, हुबर की मान्यता थी कि उत्पाद को में उत्पादन के लिए पूर्ण प्रतियोगिता होती है।
ठीक है। जो उत्पादक हैं उनमें उत्पादन के लिए क्या होती है, पूर्ण रूप से प्रतियोगिता होती है, पूर्ण रूप से कंपटीशन होता है। जो भी उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, जो भी उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, अपने उत्पादन को तैयार करने, बेचने दोनों के लिए व्यापक प्रतियोगिता के आधार पर काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है प्रतियोगिता के बारे में, ठीक है, कंपटीशन के बारे में बात की जा रही है। हुबर महोदय का मानना है कि उत्पादकों में उत्पादन के लिए पूर्ण प्रतियोगिता होती है। ठीक है। जितने भी फैक्ट्री हैं इनके उत्पादन को लेकर क्या है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंपटीशन है। भाई आज के टाइम में आपको किसी भी प्रोडक्ट को पैदा करने की बहुत सारी, उत्पादन करने की बहुत सारी फैक्ट्री देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, कोई सा भी प्रोडक्ट हो उसको बहुत सारी अलग अलग कंपनियां बना रही है। जैसे हम गर्मियों का जो सबसे फेवरेट उत्पादक है या प्रोडक्ट है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, भाई आज आपको मार्केट में बिल्कुल अलग अलग तरीके की कोल्ड ड्रिंक देखने को मिल सकती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से कॉम्पिटिशन हो गया किसके बीच में, कोल्ड ड्रिंक के बीच में। ठीक है। तो हुबर की मान्यता थी कि उत्पादकों में उत्पादन के लिए हमें पूर्ण रूप से प्रतियोगिता देखने को मिलती है। जो भी उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, ठीक है, जो भी उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है ना, उनके बीच में भी क्या है, कंपटीशन है। अब उनके बीच में कंपटीशन कैसे, सपोज डेट 10 प्रकार की कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, जैसे ड्यू हो गया, मरिंडा हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्सअप हो गया, स्टिंग हो गया। ठीक है। इस तरीके से 10 अलग अलग क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है। अब इनके अंदर जो सामान डला हुआ है, ठीक है, उसको बनाने वाली फैक्ट्रियों के बीच में भी क्या है, कंपटीशन है। ठीक है। तो उत्पादन प्रक्रिया में जो भी संलग्न है, ठीक है, उनके बीच में भी क्या प्रतियोगिता है। अपने उत्पाद को तैयार करने में, बेचने के लिए, दोनों के लिए व्यापक प्रतियोगिता के आधार पर काम करते हैं। ठीक है भाई, उत्पादन को या प्रोडक्ट को तैयार करने में, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को बेचने में, दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन है। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो आपके कुछ के दिमाग में नहीं आया होगा कि उत्पादन को तैयार करने में कैसे कंपटीशन है। भाई उत्पादन को तैयार करने में कंपटीशन क्या है, हर एक फैक्ट्री वाला चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सस्ती कीमत पर बने। अब प्रोडक्ट सस्ती कीमत पर कब बनेगा, जब कच्चा माल उसको बिल्कुल सस्ती कीमत पर मिलेगा। ठीक है। दूसरा, बेचने में प्रतियोगिता कैसे, भाई हर एक उद्योगपति चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट वो सबसे ज्यादा बिके। सबसे ज्यादा कब बिकेगा, जब बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बहुत ही सस्ती कीमत पर मिलेगा। ठीक है। उत्पादन के कारकों में गतिशीलता पाई जाती है। अब उत्पादन के कारकों में गतिशीलता पाई जाती है, इसका मतलब है कि भाई जितने भी उत्पादन के कारक है ना, उन सब में क्या पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है। वो सभी के सभी लगातार सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन की विशिष्ट स्थिति को यातायात दर व उत्पादन दर मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, औद्योगिक उत्पादन की जो विशिष्ट स्थिति है कि हमें अपनी फैक्ट्री को कहाँ पर लगाना चाहिए, इसको यातायात की दर और उत्पादन की दर, ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, आपको अपने इंडस्ट्री को कहाँ पर लगाना है, आपको अपने उद्योगों को कहाँ पर लगाना है, इसको दो कारक सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है यातायात की दर। यातायात की दर का मतलब हुआ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, किसका, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। दूसरा हुआ उत्पादन दर। उत्पादन दर का मतलब है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर सस्ता बन रहा है और कहाँ पर महंगा बन रहा है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई प्रोडक्ट कहाँ पर सस्ता बन रहा है, कहाँ पर महंगा बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा। भाई जहाँ पर श्रमिक लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बिजली की रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर पानी का बिल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कच्चा माल बहुत ज़्यादा दूरी से आ रहा है, तो भाई वहाँ पर तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, महंगा बनेगा। ठीक है। अब एक ऐसा स्थान जहाँ पर किराया भी कम है, ज़मीन की कीमत भी कम है, ठीक है, इसके अलावा बिजली का बिल भी कम है, पानी का जो बिल है वो भी बिल्कुल कम है, लेबर चार्ज भी बिल्कुल कम है, तो और साथ ही साथ जो कच्चा माल है वो भी बिल्कुल कम कीमत पर मिल जाता है। बिल्कुल नज़दीक से ही कच्चा माल लाना पड़ता है। जब नज़दीक से कच्चा माल लेके आओगे तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा। जब ओवरऑल ही चार्ज कम हो रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, फैक्ट्री को अधिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो भाई आप खुद बताओ, यदि आप कहीं पर कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो,
आप अपनी फैक्ट्री को कहाँ पर लगाओगे? दो कंडीशन बता रहा हूँ। पहली कंडीशन, जहाँ पर हर एक प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा खर्च आ रहा है, ठीक है। जब ज़्यादा खर्च आएगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा, तो आप ऐसी स्थिति में लगाओगे कि जहाँ पर ज़्यादा खर्च आ रहा है, या फिर आप अपनी फैक्ट्री को ऐसी स्थिति में लगाओगे जहाँ पर न्यूनतम खर्च आ रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, आप अपनी फैक्ट्री को वहाँ पर लगाओगे जहाँ पर न्यूनतम खर्च आ रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि फिर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप अपनी फैक्ट्री को वहाँ पर लगाओगे जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिल्कुल कम आ रहा है, ठीक है। जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा तो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कम आएगा, तो उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आएगा तो प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा ज़्यादा आएगा, तो आपको उससे बेनिफिट कम मिलेगा। उत्पादन की प्रक्रिया पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, ठीक है। अब जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसके ऊपर क्या लागू होता है प्यारे साथियों? उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। तो टोटली कुल मिलाकर हुबर मोदे की ये 4 मान्यताएं हैं, जिसमें ये वाली जो मान्यता ना, ये तो आपको फिर भी रटनी पड़ेगी। उपयोगिता ह्रास का नियम किसके ऊपर लागू होता है? उत्पादन की प्रक्रिया के ऊपर लागू होता है। ये किसने कहा था? हुबर मोदे ने कहा था, ठीक है। बाकी ये तीनों की जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब इनको थोड़ा थोड़ा तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सी मान्यता हुबर की थी और कौन सी मान्यता वेबर की थी। यहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा एक बार मैं ये भी बता देता हूं। निम्नलिखित में से कौन से कथन हुबर मोदे के संबंध में सत्य हैं, ठीक है। या निम्नलिखित में से कौन कौन सी मान्यताएं हुबर मोदे से संबंध रखती हैं? नीचे टोटल 8 स्टेटमेंट दे देगा। अब आपको वहां पर फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन सी मान्यताएं, कौन कौन से स्टेटमेंट जो हुबर मोदे के अनुसार सत्य हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट जो हुबर मोदे के है नहीं, कौन कौन से स्टेटमेंट जो हुबर मोदे से तो संबंधित है लेकिन वो बिल्कुल असत्य है, ठीक है। तो ये फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम हुबर मोदे का जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने कुछ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया था, उनका हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल शब्द हैं। एक भुगतान लागत होती है, एक यातायात प्रवणता होती है, एक सीमांत रेखा होती है, एक अंततः या रख रखाव की लागत होती है और एक परिचालन लागत होती है। अब ये जो 5 कीवर्ड है, पांचों के पांचों कीवर्डों को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले हम भुगतान लागत के बारे में समझते हैं। भुगतान लागत एक वह मूल्य है जिसके अंतर्गत उत्पादन मूल्य और उत्पादन का यातायात दोनों खर्च शामिल होते हैं, ठीक है। भुगतान लागत का मतलब क्या है? भाई आप कहीं पर भी फैक्ट्री लगा रहे हो, ठीक है। अब आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो उसके लिए आप टोटली कितना पे कर रहे हो, टोटल कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें एक तो आ जाएगा उत्पादन मूल्य, वो आप पे करोगे। अब उत्पादन मूल्य में कौन कौन आ जाएगा भाई? उत्पादन मूल्य में जैसे कच्चे माल की कीमत आप पे करोगे, ये शामिल हो जाएगा। आप प्रोडक्ट को तैयार करने में जो मशीन लेकर आ रहे हो उसके लिए जो पे करोगे वो शामिल आ जाएगा। आपकी मशीन बिजली से चल रही है तो बिजली का बिल आएगा तो उसको पे करोगे तो वो खर्चा शामिल हो जाएगा, ठीक है। आपकी उस प्रोडक्ट को बनाने में पानी काम आ रहा है, पानी का आप जो पे करोगे वो खर्चा शामिल आ जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा शामिल आ रहा है उसको तो हम किस में शामिल करेंगे? उत्पादन मूल्य में शामिल करेंगे। दूसरा, उत्पादन का यातायात खर्चा। अब उत्पादन का जो यातायात खर्चा है इसमें दो तरीके के खर्चे शामिल होंगे। एक तो वो खर्चा जब आप कच्चे माल स्रोत से अपनी फैक्ट्री तक लेकर आ रहे हो, फिर आप बने हुए प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचा रहे हो, तो यहां पर आपका दो तरीके से खर्चा शामिल होगा। पहला, कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाना, दूसरा फैक्ट्री से तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाना, ठीक है। तो इन दोनों खर्चों को हम किस में शामिल करेंगे? उत्पादन के यातायात खर्चे में, ठीक है। और बाकी का उस उत्पादन को बनाने में जितना भी खर्चा पे हो रहा है, चाहे वो मशीन की कीमत का हो, चाहे वो बिजली के बिल का हो, चाहे वो लेबर चार्ज हो, चाहे वो कच्चे माल को खरीदने का हो, चाहे वो बिजली का बिल का हो, चाहे वो पानी का बिल का हो, वो सारा किस में शामिल होगा? उत्पादन मूल्य में शामिल होगा, ठीक है। तो जो भुगतान लागत है ना, इसमें इन दोनों खर्चों को शामिल किया जाता है। उत्पादन मूल्य के खर्चों को भी शामिल किया जाता है और यातायात के खर्चे को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो भुगतान लागत क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मैं आपको इसको एक अलग तरीके से भी समझा सकता हूँ। लागत का मतलब होता है खर्चा। लागत का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है। और भुगतान का मतलब होता है पे करना, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको टोटल कितना पे करना पड़ रहा है। कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करने में आपको टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, ठीक है।
तो उसमें प्यारे साथियों उत्पादन का जो खर्चा है वो भी शामिल हो जाएगा और यातायात का खर्चा है वो भी शामिल हो जाएगा। अब हम यातायात की प्रवणता को समझते हैं। एक ही दिशा में स्थित विभिन्न बाजारों को जोड़ने वाले यातायात के स्वरूप को हम क्या कहते हैं? यातायात प्रवणता कहते हैं। एक ही दिशा में स्थित विभिन्न बाजारों को जोड़ने वाले यातायात के स्वरूप को क्या कहेंगे? यातायात प्रवणता कहेंगे। जैसे सपोज डेट यहाँ पर क्या है? आपकी फैक्ट्री है। अब यहाँ पर दो कंडीशन में मार्केट हो सकता है। एक यहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, एक मार्केट यहाँ पर 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 है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम समझते हैं प्यारे साथियों, एक मार्केट यहाँ पर है, एक मार्केट यहाँ पर है, एक मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, एक मार्केट यहाँ पर है, एक मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। अब आपने क्या किया? फैक्ट्री से सामान उठाया, इसको सबसे पहले यहाँ पर आपने एक बड़ा ट्रक लिया, बड़े ट्रक में आपने पूरा सामान भर लिया। आपने पहले ये जो 5 मार्केट वाले कैंडिडेट्स हैं इनसे फ़ोन पर बात किया कि भाई आपको कितना कितना माल चाहिए, इन्होंने बता दिया, उतना माल आपने ट्रक में भर लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर माल पहुँचाया, ठीक है। अभी यहाँ पर रास्ता कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, एक रास्ता है जो कुछ इस तरीके से जा रहा है, जो इन सभी मार्गों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एक साथ सामान भरोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर उतारोगे, ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलोगे इस रास्ते से, फिर यहाँ पर सामान खाली कर दोगे, फिर आगे चलोगे, फिर यहाँ पर खाली कर दोगे, फिर आगे चलोगे यहाँ खाली कर दोगे, फिर आगे चलोगे यहाँ खाली कर दोगे। मतलब ये जो 5 मार्केट थे ना वो सभी के सभी एक ही रास्ते पर थे। हम नहीं कहते कि यार चलो इसको भी बैठा ले चलते हैं, रास्ते में उतार देंगे, हमें कौन सा साइड से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये सीन हो गया। दूसरा सीन क्या हुआ? अब यहाँ पर ये 5 मार्केट है यहाँ पर, ठीक है, एक रास्ता इस तरीके से जा रहा है, एक रास्ता इस तरीके से जा रहा है और एक रास्ता इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। भाई इस रास्ते पर क्या है? 2 मार्केट है, इस रास्ते पर केवल 1 मार्केट है, इस रास्ते पर केवल 2 मार्केट है। अब यदि इन 5 मार्केटों में आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करना चाहते हो तो आपको 3 अलग अलग रास्ते फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि पहले आप यहाँ माल पहुँचा के आओगे, फिर वापस आओगे, फिर यहाँ पहुँचा के आओगे, फिर वापस आओगे, फिर यहाँ पहुँचा के आओगे, फिर वापस आओगे। जबकि यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा। क्यों? क्योंकि जो पाँचों के पाँचों जो मार्केट है वो केवल एक ही रास्ते के ऊपर है। आप 5 का सामान भरोगे, खाली करते हुए चले जाओगे और वापस आ जाओगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये वाली जो कंडीशन है इसको हम कहेंगे प्यारे साथियों क्या? यातायात प्रवणता कहेंगे। इस वाली कंडीशन को हम यातायात प्रवणता नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एक ही दिशा में स्थित विभिन्न बाजारों को जोड़ने वाला यातायात का जो स्वरूप है, एक ही दिशा में स्थित विभिन्न बाजारों को जोड़ने वाले यातायात का जो स्वरूप है उसको हम क्या कहते हैं? यातायात प्रवणता कहते हैं। जिसका प्यारा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ये जो रास्ता है वो टोटली कुल मिलाकर इन 5 मार्केटों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम सीमांत रेखाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। सीमांत रेखाएं क्या हैं? ठीक है भाई लोगों, अब देखो सीमांत रेखाओं को मैं आपको बताता हूं। यातायात प्रवणता को प्रकट करने वाली रेखाओं को हम सीमांत रेखा कहते हैं। अभी जो वो रास्ता था, ठीक है, अभी जो ये रास्ता था जिसके ऊपर टोटल 5 मार्केट थे, तो ये वाला जो रास्ता है ना इसको हम क्या कहेंगे? सीमांत रेखा कहेंगे, ठीक है। तो इसके स्वरूप को तो हम क्या कहेंगे? यातायात प्रवणता कहेंगे, और इस रास्ते को हम क्या कहेंगे? सीमांत रेखा कहेंगे। अंततः या रख रखाव की लागत, कार्यालय, गोदाम, बंदरगाह, मरम्मत आदि का खर्चा, ठीक है। अब रख रखाव लागत में या अंततः लागत में उस खर्चे को शामिल किया जाता है जो खर्चा आपके उस तैयार माल को या उस प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने में आ रहा है, ठीक है। भाई आप अपनी फैक्ट्री से सामान बनाओगे, उसको गोदाम में ले जाकर रखोगे, तो भाई उस गोदाम तक पहुंचाने में खर्चा आएगा। सबसे पहले जो आपकी लेबर है वो वहां से फैक्ट्री से सामान को किस में भरेगी? ट्रक में भरेगी। फिर गोदाम में जाकर जो लेबर है ट्रक से वापस सामान को नीचे उतारेगी, उस गोदाम में भरेगी। उस गोदाम में बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का खर्चा भी आ रहा है, उस गोदाम के रेंट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए जो खर्चा आ रहा है ना उसको हम किस में शामिल करेंगे? रख रखाव लागत में शामिल करेंगे। उसके बाद आता है परिचालन का लागत। यह वह खर्चा है जो वाहक द्वारा ईंधन, वेतन आदि खर्च के रूप में बढ़ा दिया जाता है। परिचालन का खर्चा किस में शामिल होता है प्यारे साथियों? परिचालन का मतलब होता है
कि वाहनों के द्वारा जो खर्चा बढ़ रहा है, वाहनों के द्वारा खर्चा, भाई आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे साधन काम कर रहे होंगे, बहुत सारे ट्रक लग रहे होंगे जो कच्चे माल को लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी कार लगी हुई होंगी जो आपकी कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको लाने ले जाने का काम करती है। तो ये वाला जो खर्चा है ना, वो भी किस में शामिल होगा, उस फैक्ट्री के खर्चे में शामिल होगा ना। भाई आपके ऑफिस में सपोज दैट 5 गाड़ियां लगी हुई हैं और उन 5 गाड़ियों का काम क्या है कि आपकी कंपनी में जो काम करने वाले ऑफिसर हैं उनको घर तक छोड़ना, घर से वापस कहाँ पर लेके आना, फैक्ट्री में काम लेके आना। ठीक है, यदि फैक्ट्री के किसी काम से यदि वो बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्री के किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो उनको गाड़ी में बिठा कर लेके जाना। ठीक है, ट्रक में भरकर कच्चे माल को कहाँ पर लेके आना, फैक्ट्री में लेके आना, फैक्ट्री से वहां पर लेके जाना। अबे भाई उन गाड़ियों को कौन चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, तो उन ड्राइवरों को भी सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, पहला खर्चा हो गया। दूसरा, उन गाड़ियों के टायर खराब होंगे, टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, उन गाड़ियों को खरीदना पड़ेगा, उन गाड़ियों पे डीजल डलेगा। ठीक है, तो ये जो सारा खर्चा है ना, वो भी किस में शामिल होगा, फैक्ट्री के खर्चे में शामिल होगा। अब एक बात मानकर चलो, यदि इस तरीके का खर्चा बहुत ज्यादा होगा तो कंपनी को प्रॉफिट कम होगा, और यदि इस तरीके का जो खर्चा वो बिल्कुल कम होगा तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एक तरीके से ये वाला जो खर्चा है वो भी किसको प्रभावित कर रहा है, कंपनी की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। सपोज दैट एक स्थान ये, एक स्थान ये है, इस स्थान पर इसको हम ए कह रहे हैं, इसको हम बी कह रहे हैं। इस स्थान पर ये जो परिचालन का खर्चा है जो बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सपोज दैट महीने का 10,000 आ रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जो बी कंडीशन है इसमें परिचालन का खर्चा केवल 100 रुपये आ रहा है। तो अब आप खुद बताओ कि कंपनी प्रॉफिट में कहां पर रहेगी, यहां पर रहेगी, क्योंकि यहां पर परिचालन का खर्चा केवल 100 रुपये आ रहा है, यहां पर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहां पर भाई परिचालन का खर्चा 10,000 रुपये आ रहा है, तो ओवरऑल खर्चा ज्यादा होगा, तो उससे कंपनी को प्रॉफिट कम मिलेगा। तो ये टोटल 5 कीवर्ड है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, इसको 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 इसको। ठीक है, स्पेशली प्यारे साथियों, ये 3 कीवर्ड, इनको तो आपको बिल्कुल भी ना तो रटना है, आपको अब भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। परिचालन खर्चे में वाहनों को चलाने के संबंध का खर्चा आता है, रख रखाव लागत में प्रोडक्ट को या उत्पादक को सुरक्षित रखने का खर्चा शामिल होता है, भुगतान लागत में उत्पादन मूल्य, उत्पादन यातायात का खर्चा शामिल होता है। ठीक है, तो इन तीनों को तो समझने की आपको जरूरत है नहीं, यहाँ पर ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इनको ना तो रटने की जरूरत है आपको और ना और कुछ। बाकी की जो ये 2 पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। जो स्वरूप है, यातायात का जो स्वरूप है उसको हम क्या कह देते हैं, यातायात प्रवणता कह देते हैं। और जो वो सड़क है, ठीक है, वो जो सड़क है उसको हम क्या कह देते हैं, सीमांत रेखा कह देते हैं। तो यदि आपने ये समझ लिया तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, पांचों के पांचों कीवर्ड समझ में आ गए होंगे। हो सकता है यहाँ से इस तरीके से क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बन जाए, इसलिए आपको ये पांचों के पांचों कीवर्ड अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं हुबर के अनुसार यातायात दर स्वरूप की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। अब देखो, यातायात के विभिन्न साधन है, जैसे सभी प्रकार के रेल मार्ग हो गए, सभी प्रकार के यातायात साधन हो गए, सभी प्रकार की सड़क हो गई, जल मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, शीघ्र खराब होने वाले सामान को न्यूनतम समय में पहुंचाने में काम आते हैं ये, विद्युत केबल के द्वारा। ठीक है, तो ये टोटली वो साधन है जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में, कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने में काम लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे समझते हैं। लंबी दूरी वस्तुओं को पूर्णतः सुरक्षित यातायात, ध्यान से सुनना प्यारे साथियों इन पॉइंटों को। लंबी दूरी, ठीक है, लंबी दूरी वस्तुओं को पूर्ण सुरक्षित यातायात, कीमती और संवेदनशील वस्तुओं की विशेष देखरेख में यातायात आदि यातायात के किराए दर को प्रभावित करते हैं। भाई बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, आप यदि किसी सामान को एक तो बहुत दूरी के लिए लेके जा रहे हो, आप एक कम दूरी के लिए लेके जा रहे हो, तो यातायात का खर्च में अंतर आएगा। ज़्यादा दूर लेके जाओगे ज़्यादा खर्च आएगा, कम दूर लेके जाओगे कम खर्च आएगा। ठीक है, वस्तुओं का पूर्ण सुरक्षित यातायात, यदि आप किसी प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा के साथ पहुंचाना चाहते हो, आपको डर है कि यदि थोड़ी सी असुरक्षा हुई और ये प्रोडक्ट तुरंत टूट जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, अपने साधन को एक तो बहुत ही स्लो स्पीड में, बहुत ही सावधानी के साथ चलाना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक ऐसे रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा जो रास्ता बिल्कुल नया बना हुआ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये भी यातायात की लागत को प्रभावित करेगा। दूसरा, कीमती एवं संवेदनशील वस्तु,
भाई आप एक तो बहुत महंगी कीमत की वस्तु को परिवहन करो कि बहुत महंगी कीमत की वस्तु है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हो। एक ऐसी वस्तु है जो बिल्कुल सस्ती है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हो। तो भाई जो वस्तु बिल्कुल सस्ती है उसका यातायात का खर्चा कम आएगा। जो वस्तु बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा संवेदनशील है तो उसमें यातायात का खर्चा ज्यादा आएगा। ठीक है, संवेदनशील का मतलब क्या होता है? संवेदनशील का मतलब होता है जैसे एक तो ऐसी वस्तु जिसको कुछ विशेष स्थितियां चाहिए, विशेष इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी ज़्यादा दूची वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ बहुत तेज हवा भी नहीं चाहिए। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग तरीके से संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी वो फैक्टर है जो यातायात की कीमत को प्रभावित करते हैं। यातायात खर्च बढ़ती दूरी के अनुपात में नहीं बढ़ता, लंबी दूरी के यातायात पर अपेक्षाकृत कम खर्चा आता है। वेबर मोदे ने क्या कहा था? वेबर ने कहा था कि जो यातायात का खर्चा है वो दूरी के अनुपात में बढ़ता है। लेकिन इनको समझ में आ गया कि भाई वेबर मोदे ने यहाँ पर गलत बोला है, तो इन्होंने बोल दिया कि यातायात का जो खर्चा है ना वो बढ़ती दूरी के अनुपात में नहीं बढ़ता, बल्कि लंबी दूरी के यातायात पर अपेक्षाकृत कम खर्चा आता है। यदि आप कम दूरी के लिए किसी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो अधिक खर्च आएगा। यदि आप किसी प्रोडक्ट को बहुत लंबी दूरी तक के लिए लेके जाते हो तो तुलनात्मक रूप से कम खर्च आएगा, जो कि बिल्कुल जायज सी बात है। उपलब्ध होने पर रेल से अधिक लंबा मार्ग तय करने के लिए जल यातायात सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, यदि हमारे पास यातायात के दो साधन अवेलेबल हैं, एक जल मार्ग और दूसरा रेल मार्ग, और हमें प्रोडक्ट को बहुत दूर लेकर जाना है, तो रेल मार्ग की तुलना में जो यातायात का मार्ग है वो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, यहां पर इन्होंने ये भी बोला है भाई जो रेल मार्ग है वो सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता है यदि उपलब्ध है तो, यदि उपलब्ध है तो जल मार्ग रेल मार्ग की तुलना में सस्ता है, जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। वेबर की तरह हुबर भी उत्पादन खर्च की भिन्नता न होने पर उद्योग की स्थापना न्यूनतम यातायात खर्च स्थल पर ही होना मानते हैं। बिल्कुल वेबर महोदय की तरह हुबर महोदय ने माना है कि यदि उत्पादन के खर्च में अंतर नहीं है तो आपको अपनी फैक्ट्री को वहां पर लगाना चाहिए जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आ रहा है। ठीक है, सपोज दैट ये 5 स्थान है, ठीक है, जहां पर किसी प्रोडक्ट को बनाने में यहाँ पर भी 10 रुपए का खर्च आ रहा है, प्रोडक्ट को बनाने में यहाँ पर भी 10 का खर्च आ रहा है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट को बनाने में 10 का खर्च आ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाने में 10 का खर्च आ रहा है, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट को बनाने में 10 का खर्च आ रहा है। मतलब ये 5 ऐसे स्थान है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 10-10 रुपए का खर्च आ रहा है, बिल्कुल एक समान आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 9 रुपए है, यहां पर 11 रुपए है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 12 रुपए है। ठीक है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 8 रुपए और यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 7 रुपए है। ठीक है, तो अब आप बताओ अपनी फैक्ट्री को कहां पर लगाओगे जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आ रहा है, क्योंकि उत्पादन का खर्चा तो पांचों की पांचों जगह बिल्कुल एक समान है। यहां पर भी 10 का है, यहां पर भी 10 का है, यहां पर भी 10 का है, यहां पर भी 10 का, यहां पर भी 10 का। अब आप सेकंड नंबर पर किसको देखोगे? जहां पर यातायात का खर्चा कम आ रहा है। तो यातायात का खर्चा कम कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। तो आप अपनी फैक्ट्री को कहां पर लगाओगे? यहां पर लगाओगे। ठीक है भाई, यहां पर टोटल 19 रुपए का खर्चा आ रहा है, यहां पर टोटल 21 रुपए का आ रहा है, यहां पर टोटल 22 रुपए का आ रहा है, यहां पर टोटल 18 का आ रहा है, जबकि यहां पर तो टोटल खर्चा 17 रुपए का आ रहा है। तो यहां पर क्या मिलेगा? आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए आप अपनी फैक्ट्री को कहां पर लगाओगे? 17 रुपए खर्चे वाले में लगाओगे, जहां पर परिवहन की लागत बिल्कुल न्यूनतम है। ठीक है, हुबर के अनुसार उद्योग की स्थापना यातायात के न्यूनतम लागत वाले स्थान पर की जानी चाहिए। हुबर महोदय ने कहा कि भाई अपने फैक्ट्री को वहां पर लगाओ जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिल्कुल कम आए। हुबर ने अपने न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत को 3 स्थितियों के आधार पर समझाया, एक कच्चा माल, दूसरा बाजार और तीसरा मिलन बिंदु। ठीक है, तो हुबर ने अपने न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत को 3 परिस्थितियों के आधार पर समझाया, जिसमें एक कच्चा माल है, दूसरा बाजार है और तीसरा मिलन बिंदु है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। हुबर महोदय का जो सिद्धांत था वो हमारा बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट हो गया। इसको लेकर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका सपना है कि हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पर हमने अभी एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है जिसका टारगेट है जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हो।
मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बाजार क्षेत्र विचारधारा, इसके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं बाजार क्षेत्र विचारधाराओं के बारे में कि बाजार क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, मार्केट एरिया से रिलेटेड कौन कौन सी अप्रोच हैं। तो बाजार क्षेत्र विचारधारा के कुछ अलग अलग तरीके से प्रतिपादक हैं। बाजार क्षेत्र विचारधारा के ऊपर काम करने वाले पहले विद्वान थे जिनका नाम है ऑगस्टस लॉस महोदय, दूसरे विद्वान थे जिनका नाम था फेटर या पेलेंडर महोदय, और तीसरे थे प्रोफेसर स्केफल महोदय। ठीक है, ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है जिन्होंने बाजार क्षेत्र विचारधारा के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाजार क्षेत्र विचारधारा के ऊपर काम करने वाले तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता, जिसमें पहला पोजीशन आता है ऑगस्टस लॉस का, दूसरे फेटर या पेलेंडर महोदय, और तीसरे आते हैं प्रोफेसर स्केफल महोदय। ठीक है, अब हम तीनों को सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑगस्टस लॉस महोदय के बारे में। तो अब हम ऑगस्टस लॉस महोदय के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखो, ऑगस्टस लॉस महोदय थे, एक जर्मन के अर्थशास्त्री थे। ये आपको पता होना चाहिए कि जर्मन के क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है मांग अवस्थिति सिद्धांत, जो कि 1940 में दिया गया था। ठीक है, जिसको हम लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑगस्टस लॉस महोदय जो कि एक जर्मन के अर्थशास्त्री थे, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको हम मांग अवस्थिति सिद्धांत कहते हैं। इसको हम लॉस का लाभ अधिकतमीकरण सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि 1940 में दिया गया था। ठीक है, तो ऑगस्टस लॉस महोदय जो कि एक जर्मन के अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसका नाम है मांग अवस्थिति सिद्धांत, जो कि 1940 में दिया गया था। ये सन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वेबर महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो कब दिया गया था, वो सन भी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी किताब में दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑगस्टस लॉस महोदय के द्वारा जो मांग अवस्थिति का सिद्धांत था वो 1940 में दिया गया था। इस मांग अवस्थिति के सिद्धांत को ही हम लाभ अधिकतमीकरण सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब ऑगस्टस लॉस महोदय के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था दिल रूमिलिचे ओरिडोनो डेर विस्क्रप्टो। ठीक है, ऑगस्टस लॉस महोदय ने ये किताब लिखी 1940 में। ठीक है, और ये जो किताब थी वो जर्मन भाषा में लिखी गई थी। ऑगस्टस लॉस महोदय ने अपने सिद्धांत मांग अवस्थिति का इसी किताब के अंदर प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो अब ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि लॉस महोदय ने अपना जो मांग अवस्थिति सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कौन सी किताब में किया था। तो इसका एक तो आपको जर्मन भाषा में जो नाम है ना वो भी ध्यान रखना है। वेबर महोदय की जो किताब थी वो कौन सी थी, उसका जर्मन भाषा में क्या नाम था, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए। लॉस महोदय ने अपना जो मांग अवस्थिति का सिद्धांत वो कौन सी किताब में दिया गया था, उसका जर्मन भाषा में क्या नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ विद्वान थे, एक तो लॉस महोदय, दूसरा स्टोल्फर महोदय, और तीसरा वोगलोम महोदय। ठीक है, तो लॉस महोदय, वोगलोम महोदय और स्टोल्फर महोदय, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, ये जो जर्मन भाषा में लिखी हुई किताब थी इसका इंग्लिश भाषा में इन्होंने ट्रांसलेशन किया। ठीक है, तो दिल रूमिलिचे ओडंगो डेर विस्क्रप्टो, जो कि लॉस महोदय के द्वारा एक जर्मन भाषा में लिखी हुई किताब था। इसी किताब को 1954 में लॉस महोदय, वोगलोम महोदय, स्टोल्फर महोदय, इन तीनों ने मिलकर इसका क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, और इसका इंग्लिश में नाम बना द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। क्या बना, द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन बना। तो यहाँ तक का मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ प्यारे साथियों। ऑगस्टस लॉस महोदय जर्मन के थे, एक अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा 1940 में एक किताब लिखी गई दिल रोम्बेलिचे ओडोंगो डेर विस्क्रप्टो, जो कि एक जर्मन भाषा में लिखी हुई किताब थी। इन्होंने अपनी इसी किताब में मांग अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1940 में। मांग अवस्थिति सिद्धांत को लॉस का लाभ अधिकतमीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब कुछ समय बाद में लॉस महोदय, वोगलोम महोदय, वोगलेफ महोदय और स्टोल्फर महोदय, इन सभी ने मिलकर क्या किया, लॉस महोदय के द्वारा जो जर्मन भाषा में लिखी हुई किताब था
इसका इंग्लिश भाषा में इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन किया। ठीक है, और इस किताब का जो इंग्लिश भाषा में नाम बना वो था द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था वो 1954 में हुआ था। ठीक है, लोस मोदे के द्वारा जो लिखी हुई जर्मन भाषा की किताब थी उसका इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया था, तो वोगलोम ने किया था, स्टॉल्फर ने किया था, वोल्ग फेग मोदे ने किया था, वोल्फ गेंग मोदे ने किया था। ठीक है ना, तो ये कुछ फैक्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लोस मोदे ने वस्तु की मांग से संबंधित बाजार क्षेत्र के विचार को मांग शंकु से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, लोस मोदे ने जो वस्तु की मांग है ना उससे संबंधित जो बाजार क्षेत्र है उसके विचार को किस तरीके से समझाने का प्रयास किया, मांग शंकु से समझाने का प्रयास किया। अब देखो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि मांग शंकु किससे संबंधित है, तो प्यारे साथियों जो मांग शंकु है ना वो ऑगस्टस लोस मोदे से संबंधित है। लोस मोदे ने कोई भी वस्तु की जो मांग है उससे संबंधित जो बाजार क्षेत्र का विचार है कि कोई भी वस्तु की मांग कितने बड़े बाजार क्षेत्र में है या कितने छोटे बाजार क्षेत्र में है, इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मांग शंकु का प्रयोग किया। ठीक है, तो लोस मोदे ने वस्तु की मांग से संबंधित बाजार क्षेत्र के विचार को समझाने के लिए मांग शंकु का प्रयोग किया। लोस ने उद्योगों के स्थानीयकरण के न्यूनतम लागत सिद्धांत जो कि वेबर मोदे के द्वारा दिया गया था का खंडन करते हुए बताया कि कोई भी उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहां कुल लागत और कुल आय का अंतर अधिकतम होगा। ठीक है, लाभ वाले स्थान पर हो न कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर हो। ठीक है, अब देखो मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। भाई वेबर मोदे ने क्या कहा, वेबर मोदे ने कहा कि उद्योग हमें वहां पर लगाना चाहिए जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आता है, जहां पर परिवहन लागत कम आती है। ये बात बोली थी वेबर मोदे ने अपने न्यूनतम लागत सिद्धांत में। ठीक है, अब जो लोस मोदे हैं इन्होंने वेबर मोदे का जो सिद्धांत था उसका क्या किया, जबरदस्त तरीके से खंडन किया। और लोस मोदे ने कहा कि हमें किसी भी उद्योग को वहां पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए जहां पर परिवहन का खर्चा कम आ रहा है, बल्कि हमें अपनी किसी भी फैक्ट्री को वहां पर लगाना चाहिए जहां पर कुल लागत और कुल आय के बीच में अधिकतम अंतर हो। ठीक है, कुल लागत का मतलब होता है कुल खर्चा खर्चा और कुल आय का मतलब होता है इनकम। सपोज डैट किसी प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कुल मिलाकर खर्चा कितना आ रहा है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में प्यारे साथियों कुल खर्चा आ रहा है सपोज डैट 100 रुपये का। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को बेचने से आय प्राप्त हो रही है 1000 रुपये की, पहली कंडीशन। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 900 रुपये का। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा अंतर लेते हैं, कुल लागत आ रही है 100 रुपये की। ठीक है, कुल आय आ रही है 200 रुपये की। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 100 रुपये का। ठीक है, भाई आपने किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये का खर्चा किया लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को 1000 रुपये में बेचा। ठीक है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरी कंडीशन, आपने किसी प्रोडक्ट को बनाने में टोटल 100 रुपये का खर्चा किया और आपने उस प्रोडक्ट को 200 रुपये में मार्केट में सेल आउट कर दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का। तो अब आप बताओ आप अपनी फैक्ट्री को कहाँ पर लगाओगे, जहाँ पर आपको 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वहाँ लगाओगे या जहाँ पर आपको केवल 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जायज़ सी बात है हम अपनी फैक्ट्री को वहाँ लगाएंगे जहाँ से हमें टोटल 100 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली है, लोस मोदे ने बोली है कि हमें फैक्ट्री वहाँ पर लगानी चाहिए जहाँ पर कुल लागत और कुल आय के बीच में अधिकतम अंतर है। जब कुल लागत और कुल आय के बीच में अधिकतम अंतर होगा तो हमें अधिकतम प्रॉफिट होगा, और जब कुल लागत और कुल आय के बीच में न्यूनतम अंतर होगा तो वहाँ पर हमें न्यूनतम प्रॉफिट होगा। ठीक है, जहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लोस ने किसी उद्योग की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान वह माना है जहां पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। भाई लोस मोदे ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई फैक्ट्री वहां पर लगाओ जहां पर आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है, जहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट में हो रहा है। ठीक है ना, वहां पर लगाओ आप।
अब चाहे वहाँ पर परिवहन का खर्चा कम हो, चाहे वहाँ पर लेबर चार्ज कम हो, चाहे वहाँ पर कच्चे माल की कीमत कम हो, ठीक है, हमें फैक्ट्री वहाँ पर लगानी है जहाँ से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है या जहाँ से हमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा लॉस का विचार, ठीक है। इस सिद्धांत यह सिद्धांत बाजार क्षेत्र के आकार व आकृति की व्याख्या करता है। लॉस का जो ये सिद्धांत है ना, वो बाजार क्षेत्र के आकार की और उसकी आकृति की व्याख्या करता है। लॉस मोदी का जो ये सिद्धांत है वो बाजार क्षेत्र के आकार के बारे में बताता है कि बाजार क्षेत्र कितने ज़्यादा या कितने बड़े आकार में विस्तृत है। साथ ही साथ हमें ये उसकी आकृति के बारे में बताता है कि जो बाजार क्षेत्र है वो किस आकृति में फैला हुआ है। हो सकता है बाजार क्षेत्र इस आकृति में फैला हो सकता है बाजार क्षेत्र इस आकृति में फैला हो सकता है बाजार क्षेत्र इस आकृति में फैला हो, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा लेकिन फैक्ट तो आपको ध्यान रखने ही होंगे। ये आपको पता होना ही चाहिए कि कौन सा किससे संबंधित है। अब हम लॉस मोदी के सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं लॉस के सिद्धांत की जो मान्यताएं उनके बारे में कि ये मान्यताएं क्या क्या हैं, ठीक है। पहला, क्षेत्र आइसोट्रोपिक सतह या समदेशिक धरातल वाला होना चाहिए। लॉस मोदी ने कहा कि जो क्षेत्र है ना, उद्योग का जो क्षेत्र है, जो बाजार क्षेत्र है ना, वो आइसोट्रोपिक सतह वाला होना चाहिए, मतलब समदेशिक धरातल वाला होना चाहिए। समदेशिक धरातल का मतलब है उस संपूर्ण क्षेत्र में एक समान धरातलीय दशाएं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो संपूर्ण क्षेत्र एक जैसा होना चाहिए। जनसंख्या का समान वितरण व समान परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए। उस पूरे क्षेत्र में एक समान रूप से जनसंख्या का वितरण होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो भी बिल्कुल एक समान पूरे एरिया में होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि चलो इस कंप्लीट क्षेत्र में यहाँ पर परिवहन की सुविधाएं नहीं है जबकि यहाँ पर बिल्कुल सस्ता परिवहन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे क्षेत्र में एक समान परिवहन होना चाहिए, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर आपूर्ति होती रहनी चाहिए। उस संपूर्ण क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं की लगातार आपूर्ति होनी चाहिए। बढ़ते मूल्य के साथ मांग में कमी होनी चाहिए। अब देखो, लॉस मोदी ने बताया कि जब किसी वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उस वस्तु की जो मांग है उसमें लगातार क्या होती जाती है, गिरावट होती जाती है। ये बात किसने बोली है, लॉस मोदी ने बोली है, ठीक है। यदि किसी वस्तु यदि मूल्य वृद्धि परिवहन लागत में वृद्धि का परिणाम है तो उत्पादन केंद्र से दूरी के साथ मांग घटती जाएगी। मांग वक्र शंकु के आकार का होगा, बाजार क्षेत्र गोल आकार का होगा। लॉस मोदी ने बताया कि यदि मूल्य वृद्धि में वस्तु के मूल्य के वृद्धि में परिवहन लागत में वृद्धि का परिणाम है। लॉस मोदी ने बताया कि यदि वस्तु का जो मूल्य है वो यदि बढ़ रहा है और उसका बढ़ने का कारण यदि परिवहन की लागत है, एक शब्द में समझ सकते हैं। लॉस मोदी ने कहा कि यदि परिवहन की लागत की वजह से वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उत्पादन केंद्र से जैसे जैसे दूरी के साथ मांग घटती जाएगी, ठीक है। तो उत्पादन क्षेत्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो उस वस्तु की मांग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। मांग वक्र शंकु के आकार का होगा। लॉस मोदी ने बताया कि ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र है वो शंकु के आकार का होगा और जो बाजार क्षेत्र है वो गोल आकार का होगा। उत्पादन केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ उत्पाद की मांग में कमी आती जाती है। जैसे जैसे उत्पादन केंद्र से वस्तु की दूरी जैसे उत्पादन केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु के मांग में कमी आती जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे इलाके में जो कुछ ऐसी मिठाइयाँ जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो आपके एरिया में नहीं है, आपके एरिया में कुछ ऐसी मिठाइयाँ होंगी जो आपके एरिया में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेमस है लेकिन उनको मेरे एरिया का कोई कैंडिडेट नहीं जानता होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उत्पादन केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तो उस वस्तु की मांग में लगातार क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, ठीक है ना। उद्यमी एक आर्थिक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। भाई साहब, जो बिजनेसमैन है ना उसका सबसे मेन टारगेट होता है
प्रॉफिट कमाना, रुपए कमाना। उत्पादन स्थल अभिष्टतम संख्या में होंगे। ठीक है, तो ये कुछ मान्यताएं लॉस मोदे की जिनमें ज़्यादातर बिल्कुल ठीक है। वेबर मोदे की तरह नहीं कि बहुत सारी गलत हैं, क्योंकि लॉस का जो सिद्धांत वो वेबर के अपोजिट हो गया। लॉस का मानना है कि उद्योगपति का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ प्राप्ति के स्थान पर उद्योग को स्थापित करना है। लॉस मोदे का मानना है कि भाई उद्योगपति अपने उद्योग को वहां पर लगाएगा जहां से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। लॉस ने किसी उद्योग की अवस्थिति निर्धारण में निम्न कारकों को आधार बनाया, जैसे कुल लागत है, कुल प्राप्ति है, कुल आय है और कुल लाभ है। ठीक है, तो लॉस मोदे ने बताया कि हम किसी भी उद्योग को वहां पर स्थापित करेंगे जहां से हमें कुल लागत कम आएगी, कुल आय ज़्यादा होगी, अधिकतम हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो लॉस मोदे ने बताया कि किसी भी उद्योग की जो अवस्थिति है वो इन 3 कारकों के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। पहली कुल लागत, दूसरा कुल आय और तीसरा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन और पूरे डेडिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।